असेसमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल सेफ्टी, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। वर्क एरिया असेसमेंट, तो हम असेसमेंट कैसे करते हैं? वर्क एरिया का असेसमेंट करते हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं या कोई भी हो। तो आफ्टर यू हैव चूजन अ प्लेस टू स्टार्ट परफॉर्म अ वॉक थ्रू, पे सबसे पहले क्या करते हो? उस जगह को चूज कर लेते हो कि कहाँ का मैं मुझे असेसमेंट करना है, कहाँ का चेकअप करना है। तो सबसे पहले आपको चूज करना होगा। यू हैव चूजन अ प्लेस टू स्टार्ट परफॉर्म अ वॉक थ्रू ऑफ द वर्क एरिया, जहां पर वर्क काम हो रहा है तो वहां का एक वॉक वगैरह वहां का वहां पर चल के आना है। लुकिंग फॉर हेजर्ड एज इंडिकेटेड इन दिस ट्रेनिंग, इसके लिए आप क्या करोगे? हेजर्ड देखोगे, कोई गंदगी वगैरह देखोगे। सही है। इसके लिए क्या करना है इस ट्रेनिंग के लिए? इस टिप्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व एम्प्लॉइज इन दिस प्रोसेस टू गेन वैल्यूएबल इनपुट। तो इसके लिए आपको एज डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, जो आपको इतना पता नहीं होगा, अच्छा आउटपुट करने के लिए क्या करते हो? आप वर्कर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हो ताकि आपको वैल्यूएबल इनपुट मिले, आपको सही आइडेंटिफिकेशन हो। क्योंकि वर्क प्लेस में जो काम वाले लोग होते हैं वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सही आइडेंटिफिकेशन वही कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द हैजर्ड एज यू वॉक थ्रू द एरिया एंड डिस्कस वर्क टास्क विद एम्प्लॉइज। जैसे जैसे आप जाते हो वर्क एरिया में और इस टास्क को एम्प्लॉइज के साथ यानी मजदूरों के साथ उसको डिस्कस कर लेते हो। लुक फॉर द फॉलोइंग हैजर्ड, क्या क्या चीजें देखोगे इसमें? If you are unsure whether something should be included in your hazard assessment, contact for assistance। ये बोलते हैं कि if you are unsure, अगर आप किसी चीज पे श्योर नहीं हो किस चीज को इसमें इंक्लूड होना चाहिए आपके हेजर्ड असेसमेंट में, कंटेक्ट फॉर असिस्टेंट, तो आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। और ट्राई यूजिंग द रेफरेंस मटेरियल सजेस्टेड ऑन सम ऑफ द स्लाइड, या कुछ सजेशन भी आप दे सकते हो इसमें। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? आर देयर ऑब्जेक्ट्स व्हिच मे फॉल फ्रॉम द अबव ऑन टू द एम्प्लॉइज। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का निशानदेही करना है कि जो एम्प्लॉयज पे गिर सकते हैं और गिरने का खतरा है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करके इसको सेफ रखना है। क्योंकि हम जो सबक पढ़ रहे हैं सेफ्टी पढ़ रहे हैं, तो सेफ्टी हर लिहाज से हमें सेफ रखना है। एम्प्लॉयज वर्किंग ओवरहेड्स, मीन ये कि उसके जहां पर काम कर रहे हो उसके सर के ऊपर ऐसी चीज ना हो कि वो गिर जाए, या तेज हवा की वजह से, या कुछ ऐसे ऐसे काम हो जिसकी वजह से वो गिर सकते हैं। और इसके अलावा टूल्स और मटेरियल हैंडल अबाउ योर हेड्स, या कोई भी टूल्स या मटेरियल वगैरह हैंडल कर रहे हो आपके सर के ऊपर, तो उसका भी एहतियात करना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसके सर के ऊपर आ जाए। और इसके अलावा हार्मफुल डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स वगैरह, तो क्या करना है? आर एम्प्लॉय एक्सपोज टू केमिकल और हार्मफुल डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स, ये भी देखना होगा। या एम्प्लॉय से पूछ सकते हो कि क्या एम्प्लॉयज केमिकल या हार्मफुल डस्ट वगैरह या मिस्ट या फ्यूम्स वगैरह से सामना तो नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, एनी केमिकल विच पोजेज अ हेल्थ हैजर्ड, या ऐसे केमिकल जिसकी वजह से, यानी कंपनी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है? हेल्थ हैजर्ड हो सकता है, सेहत की खराबी का खतरा हो सकता है, तो इसकी निशानदेही करना है। एस्बेस्टोस, आप लोग खूब गूगल कर लेना, ये भी केमिकल सब्सटेंस है। वेल्डिंग फ्यूम, ये भी खतरनाक है, आइदर आइज के लिए भी और ऐसे भी आपकी स्किन इंजरी करा सकते हैं। सोल्डर फ्यूम्स की वजह से और सिलिका वगैरह, ये इसकी वजह से आपको क्या खतरा हो सकता है, तो इनको निशानदेही करके इसको सेफ रखना है। एनर्जी सोर्सेज क्या मतलब? डेंजर हाई वोल्टेज, जहां पर ये हम ये रखते हैं। आर दियर एनर्जी सोर्स विच कुड बी हार्मफुल इफ एक्सीडेंटल रिलीज और स्टार्ट ऑफ, अगर ये बोले कि कोई खतरा हो सकता है, कोई ऐसी सोर्सेज हैं कि कोई भी एक्सीडेंटल जो है वहां से बिजली निकल सकती है और खतरा कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक, थर्मल या मैकेनिकल या ग्रेविटी की वजह से। शार्प ऑब्जेक्ट्स जो है ये भी देखना होगा कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स तो नहीं। आर दियर शार्प ऑब्जेक्ट्स विच कुड कट और फायर्स द बॉडी, कर सकते हैं। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे हम सिरिंजेस वगैरह, शार्प ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है, हमारे पास डेंजर बॉक्स तो इसमें ही डालते हैं। सही है। गिलास वगैरह हो, शीशा वगैरह, नाइफ, प्लेट्स, शीट मेटल्स, हॉस्पिटल की तो ये पॉलिसी है कि हम डेंजर बॉक्स में रखते हैं, डालते हैं। शीट मेटल, नेल गन्स, नीडल्स वगैरह और स्प्लिंटर और बर्स वगैरह, ये तो नहीं है, हाँ, तो इसको भी अवॉइड करना है, सेफ रखना है। टेम्परेचर एक्सट्रीम, ये भी हमें टेम्परेचर एक्सट्रीम पे खतरा हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। आर देयर हॉट और कोल्ड, दोनों खतरा हो सकते हैं, या ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी। विच कुड बर्न और फ्रीज एम्प्लॉइज, वेल्डेड पार्ट्स, कार्योजेनिक मटेरियल वगैरह। ऑटोक्लेव्स, ये हॉस्पिटल में यूज करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए। और इसके अलावा ओवन्स या स्टूज या मोल्टन मेटल्स वगैरह,
ये क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को एक्सट्रीम करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लाइट रेडिएशन जो है, इज द लाइट रेडिएशन व्हिच कुड बी हार्मफुल टू द स्किन और आईज, क्या कोई लाइट रेडिएशन तो नहीं जैसे सूरज की रोशनी जिसकी वजह से हार्मफुल हो सकता है आपके स्किन और आईज में। रेडिएशन डिपार्टमेंट जैसे एक्सरे डिपार्टमेंट ये भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम वहाँ के लोगों को क्या करते हैं, सेफ गूगल्स और गाउन वगैरह का बोलते हैं। फ्लाइंग डेब्रीज किसे कहते हैं, वेल एम्प्लॉयज बी ऑपरेटिंग और बी एक्सपोज टू टूल्स इक्विपमेंट विच में जनरेट फ्लाइंग डेब्रीज। ऐसे कोई चीज आप यूज करते हो जिसकी वजह से उल्टे हुए क्या बोलते हैं जंकारे वगैरह तो नहीं आते हैं, जैसे हैमरिंग की वजह से, साविंग वगैरह, चिपिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग वगैरह से इस तरह के फ्लाइंग डेब्रीज निकल सकते जो आपके आईज वगैरह और स्किन के लिए खतरा हो सकता है। तो प्लीज इसके मीनिंग वगैरह सब देख लेना, हैमर किसे कहते हैं, साविंग किसे कहते हैं, ये सब चीजें इसकी वजह से होता है और डायग्राम में भी देख सकते हो। और एक्सेसिव नॉइज की वजह से ये भी हमारे पास सेफ्टी को अनसेफ कर सकता है। विल एम्प्लॉय बी ऑपरेटिंग और बी एक्सपोज टू टूल इक्विपमेंट व्हिच में जनरेट एक्सेसिव नॉइज, कैसे चीज या इक्विपमेंट वगैरह यूज करने की वजह से ज्यादा क्या बोलते हैं ज्यादा शोर करने के चांसेस तो नहीं है। जैक हैमरिंग है, वुड वर्किंग मशीनरी वगैरह, मेटल वर्किंग मशीनरी और ऑपरेटिंग हैवी इक्विपमेंट। लेकिन हमें हॉस्पिटल में जो है एक्सेसिव नॉइस को क्या करना है, कम करके क्या करना है, बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट पेशेंट के लिए प्रोवाइड करना है। फायर एक्सक्लूजन हेजर्ड जो है हमारे पास, फायर एक्सक्लूजन हेजर्ड कहाँ होते हैं, इज देयर पोटेंशियल फॉर फायर एक्सक्लूजन, क्या कोई खतरा हो सकता है, तो इससे भी हम पे हॉस्पिटल साइड को खास तौर पे बचाना है। स्टेप वन, व्हेन द हैजर्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड, जब आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई कर दिया, जब आपने हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर दिया तो व्हाट यू विल डू, यू मस्ट इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव कंट्रोल टू एलिमिनेट द हैजर्ड। को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे कि कोई हैजर्ड जो खतरा है इसको क्या करना है, इससे हटाना है। रिड्यूस हैजर्ड टू एन एक्सेप्टेबल मैनर, अब हैजर्ड को एक्सेप्टेबल मैनर में हटाना है, खत्म करना है, किसी को एतराज तो नहीं हो। या प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय, प्रोटेक्ट को भी एम्प्लॉय करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है फिर इसको एलिमिनेट करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, evaluate the level of risks for each hazard to help determine what type of control should be implemented to reduce exposure। फिर evaluate करना है, फाइंड आउट करना है कि लेवल ऑफ रिस्क जो है हर एक हेजर्ड का जो लेवल ऑफ हेजर्ड है इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन ऐसा काम करना है जिसकी वजह से एक्सपोजर रिड्यूस हो और इस पे कंट्रोल हो जाए, मिनिमल एक्सपोजर और सीरियस एक्सपोजर। स्टेप 3 में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइडेंटिफाई कर दिया और इसको एलिमिनेट कर दिया और फिर क्या करना है, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है। और स्टेप 3 में क्या करना है, अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू ईच, हर एक हेजर्ड के लिए खास सोल्यूशन देखना है, क्या हल है। ऑलवेज कंसीडर एलिमिनेटिंग हेजर्ड, हमेशा एलिमिनेटिंग हेजर्ड का सोचना है। पॉसिबल फर्स्ट एफ एलिमिनेट जो है, अगर इसका हटना जो है, फॉर एग्जांपल एक जगह पे शोर हो रहा है, एक मशीनरी यूज हो रही है, अगर उस मशीनरी को बंद करना पॉसिबल नहीं है पहले तो आप क्या करो, उस मशीनरी को बंद करने की कोशिश करो, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, रिड्यूसिंग द एजर टू एन एक्सेप्टेबल लेवल पे क्या करोगे, एक्सेप्टेबल लेवल पे जो एक्सेप्टेबल उसको रिड्यूस करने की कोशिश। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम होता है, फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग ऑफ वॉशरूम हो रहा है हॉस्पिटल साइड में, तो वो तो क्या होता है वहाँ वॉशरूम को या पेशेंट को हम तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस एजर को हम एलिमिनेट नहीं कर, वॉशरूम कहीं और तो नहीं लेके जा सकते, इससे हम क्या करते हैं कम से कम शोर करने की कोशिश करेंगे, उसको कवर करेंगे, जहां पर वर्किंग एरिया हो रहा है इसको बिल्कुल कवर करेंगे बाहर से रफली, ताकि किसी को शोर वगैरह ना जाए। इफ एन एक्सेप्टेबल लेवल के नॉट बी रीच, अगर ये एक्सेप्टेबल लेवल नहीं हो सकता है, सेलेक्ट द प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द एम्प्लॉय, फिर क्या कर दोगे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एम्प्लॉय के लिए भी प्रोवाइड करोगे। मैं हॉस्पिटल से भी लिंक करता हूँ ताकि आप लोगों को महसूस समझ में आ जाए। सेफ्टी एंड हॉस्पिटल, फायर सेफ्टी है हॉस्पिटल में, ये फायर सेफ्टी लाजमी होती है, वहां पर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे होते हैं, उसके ट्रेनिंग वगैरह होते हैं, सही है। और इसके अलावा फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी, ये भी लोग होते हैं, लाइफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी ये भी करते हैं, और पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी सेफ्टी ये सब हॉस्पिटल में होते हैं, अवेलेबल होते हैं। एवरी हॉस्पिटल हैज अ स्पेसिफिक फायर सेफ्टी प्लान इन द इवेंट ऑफ फायर इमरजेंसी, हर हॉस्पिटल का अलग अलग तरीका होता है, क्या करते हैं वो फायर इमरजेंसी के सूरत में वो अलग अलग प्लान बनाते हैं। व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर, आप क्या करोगे
जब आग वगैरह लग जाए तो हमारे पास ये फार्मूला है रेस है। रेस का मतलब क्या है, एक्रोनिमी आप लोगों को याद करना हो, या हॉस्पिटल में आ सकता है। रेस का मतलब है आर फॉर रेस्क्यू, एनीवन इन द इमीडिएट एरिया ऑफ द फायर। रेस्क्यू करना है जो भी हो, दोज हु आर इन डेंजर, इसको रेस्क्यू करना है, यानी पेशेंट को हटाना है, रेस्क्यू करना है जो डेंजर खतरे में हो। और A for activate the alarm by calling the hospital operator and pull the fire alarm full of station। हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल में आगा खान में ये ट्रेनिंग दिया जाता है, और वहां पर ये रेस पास का कंसेप्ट है। तो वहां पर अलार्म के खास बटन होते हैं। जब भी कोई आग लग जाए तो आपको बोलता है कि सबसे पहले क्या करोगे, जो डेंजर में इसको हटाना है और अलार्म को एक्टिवेट करें, ताकि पूरे हॉस्पिटल के आमले को पता चल जाए कि आग लगी है, ताकि टाइमली वो लोग पहुंच जाएं। फिर क्या करना है, कंटेन द फायर, क्लोज डोर, कंटेन द फायर। फायर को कंटेन करने के लिए क्या करोगे, डोर्स और विंडोज को जल्द अज जल्द क्या करोगे, बंद करोगे, ताकि ऑक्सीजन कम से कम मिले और आग बुझने में ऑटोमेटिकली बुझ जाए। और फिर क्या करोगे, रेस, आर फॉर rescue those are in danger, A for activate the alarm, और C for contain the fire, और E for extinguish the fire with the proper fire extinguisher। फिर क्या करोगे, extinguish करोगे फायर को for with proper, मीन ये है कि इसका कोई खास तरीका होता है, जो extinguisher लगा होता है इसको क्या करोगे, इसको निकालोगे। सही है, ये क्या है, ये रेस है। Buildings are designed with fire safety in mind. Fire smoke walls help contain smoke into compartments. Fire doors shut automatically. Fire door जो है वो shut हो जाता है automatically when smoke alarms are activated, and also help to contain fire। ये बोले कि हमें बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि जब भी फायर या स्मोक वगैरह दीवारों पे लग जाए, उस स्मोक वगैरह जो है वो क्या हो जाए, वो कंपार्टमेंट तक आ जाए, और फायर डोर्स वगैरह को ऑटोमेटिकली बंद हो जाए जब भी कोई स्मोक वगैरह या अलार्म वगैरह हो जाए। कॉरिडोर्स आर डिजाइन टू गिव अ सेफ वे टू एग्जिट द बिल्डिंग। कॉरिडोर को ऐसा बनाया जाता है, आगा खान हॉस्पिटल का जो नक्शा है वो ऐसे ही बना होता है, एग्जिट हर जगह वो बनाया होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर, आप कैसे निकलोगे, तो एग्जिट हर जगह लगा हुआ होता है। तो कॉरिडोर को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, सेफ वे प्रोवाइड किया जाता है फॉर व्हाट, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फायर, बिल्डिंग से निकलने का। एवरी हॉस्पिटल हैज अ कोड नेम फॉर फायर इमरजेंसी। हर हॉस्पिटल का अपना कोड होता है फायर इमरजेंसी का, यानी रेड, यहाँ इसके लिए खास तौर पे रेड कोड होता है जब फायर लग जाए। द अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल कोड वर्ड शुड बी यूज्ड व्हेन रिपोर्टिंग अ फायर। हमें एक कोड यूज करना चाहिए, अप्रोप्रिएट कोड यूज करना चाहिए जब हमें रिपोर्ट करना होता है, यानी फायर वालों को बताना होता है। फायर ड्रिल्स आर परफॉर्म। इसके अलावा इसका एक ट्रेनिंग सेशन भी होता है, ड्रिल्स वगैरह होता है, जो क्या करते हैं, पीरियोडिकली टू टेस्ट ऑल द सिस्टम इन्वॉल्व इन द फायर सेफ्टी प्रोग्राम। ये इसलिए करते हैं कि जो सिस्टम वगैरह जो चल रहे हैं वो सही भी चल रहे हैं या नहीं, तो ड्रिल वगैरह करते हैं। ड्रिल का मतलब ये है कि रफली वगैरह ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमारे ये सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। It is important to be familiar with all the emergency codes for each hospital। ये भी लाजिमी है कि हर एक को पता हो कि हॉस्पिटल का फायर का क्या कोड है, बच्चा अबडक्शन हो जाए, अबडक्ट हो जाए, इसका क्या कोड है, इमरजेंसी का क्या कोड है, हर एक के अलग अलग कोड होते हैं। तो ऐसे रेड कोड है, वो रेड कलर कोड है फॉरवर्ड फॉर फायर। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट है हमारे पास, एक्सटिंग्विशर है, इसको एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जो फायर के लिए यूज होते हैं, आप लोगों के स्वास्थ्य में लगा हुआ है। फायर अलार्म जो है क्या करता है, full station near exit and stairwells। When fire alarm full station is activated, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट क्या करते हैं, जब फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करते हैं, द फायर अलार्म विल साउंड, फायर डोर विल क्लोज, स्ट्रोब लाइट्स आर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, एलिवेटर मूव टू द ग्राउंड फ्लोर, और यू शुड बी फैमिलियर विद द लोकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। ये बोले कि आपको फेमिलियर होना चाहिए इसका चलाना, और ये पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन यानी एक्सटिंग्विशर कहाँ पर लगा हुआ है। इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए क्या, आर हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज मेंटेन्ड बाय द हॉस्पिटल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ये सब, इन सब चीजों को हॉस्पिटल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, सही रखता है। इसके अलावा टू अवॉइड द पेशेंट हार्म, पेशेंट को नुकसान से बचाने के लिए क्या करते हैं, सस्पेक्ट प्रॉब्लम विद इक्विपमेंट शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड।
कोई भी ऐसी सस्पेक्टेड प्रॉब्लम हो, इक्विपमेंट के साथ कोई खराबी हो, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। सही है। और इसके अलावा ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेस इक्विपमेंट शुड बी विजुअली इंस्पेक्ट फॉर एनी डैमेज कोर्स और पार्ट्स। जो भी घर में चीजें वगैरह यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करो अच्छी तरह, कोई डैमेज वगैरह या तार वगैरह को कोई खराबी तो नहीं है। इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए क्या करें, पावर कोर्स कैन बी हैजर्ड। ये पावर कोड जो है ये बोले ये नुकसानदा हो सकता है। दिस शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर एक्सपोज वायर और डैमेज प्लग वगैरह जो भी हो या वायर वगैरह एक्सपोज, उसको आइडेंटिफाई करना है। पावर कोड शुड ऑलवेज बी अनप्लग्ड बाय पुलिंग on the plug, not by pulling on the cord. You should know where the emergency receptacles are in your assigned area. ये भी आपको होना चाहिए कि आपके असाइन एरिया में इमरजेंसी सिचुएशन में कौन होता है इसको बुझाने में। पॉइंट नंबर 7 क्या है, हैजर्ड्स मटेरियल। हैजर्ड्स मटेरियल के द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैज इशूड अ हैजर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लोगों ने क्या करना है, क्या है, हैजर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, which provides all employee access to information regarding hazardous chemical। जो तमाम एम्प्लॉयज को एक्सेस प्रोवाइड करता है, पहुंच प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग हैजर्ड केमिकल्स के बारे में मालूमात देता है। हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्टाफ विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हैजर्ड्स केमिकल्स। हॉस्पिटल को ये जिम्मेदारी होती है कि वो एम्प्लॉय को इस हैजर्ड्स केमिकल्स के बारे में बता दे कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर इसके साथ आपका सामना होगा तो आप क्या करोगे। यूज्ड विद इन द फैसिलिटी एंड इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग। और इस केमिकल का इंस्ट्रक्शन भी बताना है कि किस तरह हैंडलिंग करना है, किस तरह डिस्पोज करना है और किस तरह इस केमिकल से को क्लीन अप करना है। All of this information can be found in the material safety data sheet। हमारे पास MSDS जो है ये हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं मिलेगा, तो लेकिन हमारे पास आगा खान हॉस्पिटल में इसका MSDS सेफ्टी एक फाइल होती है जिसमें हर चीज की सेफ्टी का बताया हुआ होता है। अगर ये केमिकल गिर जाए तो क्या करोगे, आग लग जाए तो क्या करोगे, सब के तरीके आप लोगों को मेथोडोलॉजी बताए होंगे। MSDS इसको कहते हैं। तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इसको कहते हैं या MSDS फाइल भी कहते हैं। ये येलो कलर का होता है। सेफ्टी प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी डिस्प्ले एन एरिया। सेफ्टी प्रोसीजर के लिए क्या करोगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्प्ले करना चाहिए एरिया में वेयर दीज मटेरियल आर यूज और स्टोर। या ये भी बताना चाहिए कि कहां पर ये स्टोर है और कहां पर ये यूज हो सकते हैं। लाइफ सेफ्टी या एनवायरमेंटल सेफ्टी क्या है। हॉस्पिटल आर चैलेंज विद मेंटेनिंग अ सेफ बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट। हॉस्पिटल के लिए चैलेंज होता है, ये देख लो डायग्राम में, इसके लिए इन लोगों के लिए ये चैलेंज होता है कि वो सेफ बिल्डिंग और एनवायरनमेंट को कैसे वो करेगा, किस तरह मेंटेन रहे, किस तरह मेंटेन रखेगा। अलार्म्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स आर देयर फॉर अ रीजन। अलार्म भी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए अलार्म भी होता है। जब भी कोई खराबी आ जाए तो अलार्म बुझता है, स्टार्ट होना शुरू। जैसे हमारे पास पंप मशीन होती है जो सिरंज पंप होता है, जब भी कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई खराबी हो तो वो अलार्म स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास मोकी एक मशीन है जो क्या कहता है, फीडिंग मशीन होती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी वजह से भी वो मशीन स्टार्ट हो जाता है, अलार्म देना शुरू हो जाता है। तो दे शुड नेवर बी साइलेंस। इसलिए हम इसकी इक्विपमेंट की अलार्म को कभी भी साइलेंट नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन है, आर्कोमेट वगैरह जो है, आर्कोमेट है या हमारे पास दूसरे मशीन भी है, तो ये बोले इसकी जो अलार्म है इसको साइलेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि एडजस्टेड बाय नॉन लाइसेंस पर्सनल या नॉन लाइसेंस पर्सनल जो है, जो असाइन नहीं हो, उसके जरिए इसको यूज नहीं करने चाहिए। हॉलवेज शुड बी फ्री ऑफ क्लटर एंड इक्विपमेंट। जो हाल के जो एरिया है वो बिल्कुल आजाद होना चाहिए, कोई मशीनरी वगैरह नहीं रखना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी भागना वगैरह या निकलना आसानी हो। हॉस्पिटल आर कंस्टेंटली ग्रोइंग एंड चेंजिंग। हॉस्पिटल जो है कंस्टेंट मुसलसल तौर पे ग्रो करता है और चेंज लाता है। हैजर्ड्स कंस्ट्रक्शन एरिया आर क्लियरली मार्क। जो हैजर्ड्स या कंस्ट्रक्शन एरिया को क्लियरली मार्क करना चाहिए, वो एक बोर्ड लगा हुआ होता है। एंड साइनेज should be follow and respect and all the time. Stay clear of construction area.
और कंस्ट्रक्शन एरिया को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी में क्या करना है, एवरीवन हैज अ रूल इन कीपिंग द हॉस्पिटल अ सेफ प्लेस। हर एक का ये रूल है, ये किरदार होता है, या इधर हॉस्पिटल या नर्स या डॉक्टर सबका ये किरदार होता है कि वो हॉस्पिटल प्लेस को बिल्कुल सेफ रखे। जैसे कल बाहर से कोई डके तो वो बोले कि मैं बच जाऊं, बस दूसरों को सेफ नहीं रखे, तो इसको आइडेंटिफाई करके बताना होता है। हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टाफ हैज द रिस्पांसिबिलिटी, हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टाफ की रिस्पांसिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट स्टाफ, पेशेंट्स, विजिटर्स को क्या करे और इसके प्रॉपर्टी की क्या करे, हिफाजत करें। और स्टाफ की भी जिम्मेदारी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और परसीव स्ट्रीट। और ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, इसको क्या करना है, इसको बताना है, इन्फॉर्म करना है, आइडेंटिफाई। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, हमेशा अपनी सराउंडिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। walk with walk with a group when traveling to and from hospital, हमेशा ग्रुप की शक्ल में जाना है, खास तौर पर फीमेल को घर जाना है या घर से हॉस्पिटल आना है। कीप वैल्यूएबल्स आउट ऑफ द साइट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ कैश यू कैरी। इस तरह जो पैसे वगैरह आप यूज करते हो तो उसको लिमिट या वैल्यूएबल्स वगैरह अपने साथ रखना है जो जरूरी हो, ज्यादा नहीं रखना है। द यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन बेस आर एसेंशियल इन प्रोमोटिंग हॉस्पिटल सिक्योरिटी, को प्रमोट करने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन बेज है ये लाजमी होने चाहिए, आईडी कार्ड वगैरह, क्योंकि बगैर आईडी कार्ड को किसी एम्प्लॉय को या किसी को भी अलाउ नहीं करना, क्योंकि ये बाहर का बंदा भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी में मसला हो सकता है। नेम टैग्स एंड स्कूल बेज मस्ट बी worn ऑल द टाइम, जो नेम वगैरह टैग्स वगैरह या स्कूल बेज वगैरह ऑल द टाइम वियर होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी का मसला ना हो, अनसेफ ना हो। एनीवन नॉट वियरिंग अ बेज शुड बी ट्रीट लाइक अ विजिटर, किसी ने बेज नहीं लगाओ चाहे आप जानते हो, लेकिन उसको ट्रीट कैसे करोगे, विजिटर की तरह ट्रीट करोगे ताकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। मेंटेन हॉस्पिटल सेफ्टी एज अ शेयर responsibility between all healthcare workers, staff, students and volunteer। हॉस्पिटल सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए ये हमारा सबकी जिम्मेदारी है, सब हेल्थ केयर वर्कर का, स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, वॉलंटियर्स का। सही, थैंक्स सेफ्टी फर्स्ट, पहले क्या करोगे, सेफ्टी करोगे, फिर बीमारों के बारे में सोचोगे। क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई एट्रिक्स फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन। आप असेस करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि सेफ्टी डिसफंक्शन यानी सेफ्टी की खराबी की क्या वजह है, आप लोगों को ये काम करना है। सही है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, हॉस्पिटल में जाके आप लोग असेस करोगे या अपने कॉलेज में असेस करोगे कि क्या वो क्या चीजें हैं जो सेफ्टी एंड